छत्तीसगढ़ राज्य पर कर्ज का जैसे जैसे बोझ बढ़ रहा है, वैसे ही राजनीति भी अपने शिखर पर पहुंच रही है। प्रदेश में कर्ज के लिए पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। पैसे की तंगी को दूर करने के लिए सीएम हाउस में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि केंद्र सरकार से विभिन्न मदों की बकाया राशि देने की मांग की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक केंद्र सरकार से 1400 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया है। इस राशि को जल्द देने का केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी समीक्षा किया गया। केंद्र सरकार से हमारा लगभग 1400 करोड़ रुपया पिछले साल का आना बकाया है और इस साल का भी जो टैक्स का हर माह केंद्र सरकार से कटौती करके हम लोगों को मिलता है, वो राशि भी नहीं आ पा रही है। तो उसकी पूरी समीक्षा की गई और जो केंद्र से देय राशि है उसके बारे में अनुरोध करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। रविंद्र चौबे के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रदेश की आर्थिक हालत के लिए भूपेश सरकार को जिम्मेदार बताया है। वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक पिछले साल करीब 10,881 करोड़ रुपए का अनुमानित वित्तीय घाटा था, लेकिन वास्तविक घाटा करीब 21,089 करोड़ का हुआ, जिससे 3% से बढ़कर प्रदेश के बजट का अनुमानित वित्तीय घाटा 6.5% पहुंच गया। बीजेपी ने सरकार के लगातार कर्ज लेने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार के पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि अगले महीने अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सके। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि कर्ज पिछली सरकार भी लेती रही, अगर केंद्र बकाया पैसे नहीं देगा तो कर्ज लेकर जरूरी काम करने में गलत क्या है। सुबह से शाम तक सारी चीज़ों की लफाजी करती है और बोलती है हमने हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बेहतर है, हमने ये कर लिया, हमने रोजगार दे दिया। सब केंद्र पर आश्रित हैं। ये ऐसा कोई पैसा देता है कि आपको बिना शर्त के पैसा दे दे, आप नहीं लौटाएंगे इसलिए कोई पैसा दे देगा। ये बेसिर पर की बात कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि अगले महीने तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं रहेगी ये प्रदेश। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मति भ्रम हो गया है। उनको पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करना चाहिए। पिछले 2-3 महीने से दिल्ली की सरकार जीएसटी से पैसा कितना मिलता है उसके आंकड़े देना उन्होंने बंद कर दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। उनको मोदी सरकार को बताना चाहिए कि आपने गलत नोटबंदी और जीएसटी के करके देश को बंटाधार कर दिया। आरोप प्रत्यारोप के बाद आंकड़े देख लेते हैं कि किस सरकार ने कितना कर्ज लिया। 2014 से 2015 जनवरी 2018 तक बीजेपी सरकार ने कुल 18,350 करोड़ का कर्ज लिया। 18,350 करोड़। इसके बाद आचार संहिता से पहले बीजेपी सरकार ने फिर कर्ज लिया। जोगी सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। भूपेश सरकार ने अपने पहले ही महीने में 4,000 करोड़ का कर्ज लिया था। मौजूदा भूपेश सरकार ने अब तक 13,000 करोड़ के करीब कर्जा लिया है। अगस्त 2019 तक प्रदेश पर कर्ज का बोझ 65,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है और अगर कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के टोटल बजट के बराबर कर्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो कर्ज लिया गया है वो हमने आपको बताया कि शुरुआत में जो पहली सरकार रही कांग्रेस की, स्वर्गीय अजीत जोगी के नेतृत्व में, अब हमारे बीच नहीं है, श्रद्धांजलि उनको, 900 करोड़ रुपए का कर्ज उनकी सरकार ने लिया था। उसके बाद करीब 18,500 करोड़ के आसपास 18,350 करोड़ का कर्ज बीजेपी सरकार में था और अभी तक बघेल सरकार 13,000 करोड़ पैसा ले चुकी है कर्ज के तौर पर। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ रमेश वर्ल्यानी जी, पूर्व विधायक, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी देवेश मेरे साथ हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी, वर्ल्यानी जी ये कह रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि जब आप केंद्र से पैसा नहीं भिजवाएंगे तो फिर कर्जा लेकर काम तो चलाना पड़ेगा। अगर यहां काम नहीं करेंगे तो फिर आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही और आप पैसा भी नहीं देंगे और ये कर्जा लेके काम करेंगे तो उसमें भी आपको आपत्ति है। आसिफ जी, मैं अभी रविंद्र चौबे जी को सुन रहा था
उन्होंने ये कहा कि 1400 करोड़ पिछले साल का, मतलब 31 मार्च की क्लोजिंग का 1400 करोड़ रुपया बचा हुआ है। और ये लॉकडाउन की स्थिति या मार्च क्लोजिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कोरोना वायरस के चलते, कहीं न कहीं वही एक वजह रही होगी जो 1400 करोड़ इनको नहीं मिला है। बाकी तो सारा पैसा मिला है, कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। केंद्र सरकार ने जो मद में पैसे आने चाहिए वे लगातार आ रहे हैं। फरवरी महीने तक का जीएसटी का पैसा या अन्य मद सारे पैसे लगातार इनको मिल रहे हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बार बार इस बात को उछालते हैं कि हमारा पैसा हमको केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य का पैसा नहीं रोका। विशेषकर छत्तीसगढ़ के मामले में तो कंपा फंड का 5000 करोड़ रुपया जो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय का पैसा था वो इनको मिला। तो कई चीजें बहुत स्पष्ट है। ये लोग सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये बातें कहते हैं, क्योंकि हालात इनके अच्छे नहीं है। पहले दिन से ये सरकार कर्ज पर आश्रित रही है, लगातार कर्ज ले रही है। 18 से 20 हजार करोड़ रुपए जो सरकार 1-1.5 साल में कर्ज ले चुकी हो। आपने स्वयं आंकड़े बताए कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में करीब 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और उतना कर्ज तो इन्होंने 1 साल में 1.5 साल में ले लिया है। तो सरकार की स्थिति बहुत नाजुक है। इनके पास आने वाले समय में तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं रहेगा। नहीं सुंदरानी जी, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं आपको। 15 साल नहीं, 2014-2015 से लेके 2018 तक 5 साल में। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो 1-1.5 साल में ही लगभग ले लिया। घाटा 22,000 करोड़ का, 3% बजट की लिमिट रहती है, 6.25% तक घाटा इन्होंने कर दिया। कहाँ ले जा रहे हैं प्रदेश को? ठीक, मैं पूछ लेता हूँ कहाँ ले जा रहे हैं। वरलैनी जी ले जा रहे हैं आजकल। मैं पूछ लेता हूँ उनसे कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वरलैनी जी कह रहे हैं सिर्फ 1400 करोड़ ही तो रुका हुआ है, आप क्यों पैसा करते हैं? जी आसिफ जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, क्योंकि अभी हाल में जो सर्वे हुआ हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री का कद बढ़ा है, उनको हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर नवाजा गया है, तो उससे ये परेशान है। तो अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, सरकार को किसी भी मुद्दे पर बदनाम करो और झूठी बातें खबर करो। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि जब रमन सिंह जी सत्ता से बाहर हुए थे तो 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे, और शिक्षकों की सविलियन का उन्होंने घोषणा की थी। तो शिक्षकों को सविलियन का जो कर्ज, जो उनका वेतन वृद्धि का बोझ था, की नई सरकार के ऊपर आया था। तो आज जो 65,000 करोड़ रुपया है उसमें से 55,000 करोड़ तो उन्हीं का है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम कर्जा ले रहे हैं उसका उपयोग किन कामों में कर रहे हैं, इस बात को देखना चाहिए। हम वित्तीय प्रबंधन अच्छा कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं कि इसको बोलते हैं वित्तीय कुप्रबंधन। यदि किसानों का कर्जा माफ करना क्या कुप्रबंधन है? क्या 2500 रुपए क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदना कुप्रबंधन है? क्या बिजली बिल हाफ करना कुप्रबंधन है? क्या आदिवासियों को तेंदुपत्ता तोड़ाई का 2500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए देना कुप्रबंधन है? सवाल ही नहीं है। आज कोरोना संकट के चलते जो राज्य के आर्थिक स्रोत थे राजस्व के, सबसे बड़ा स्रोत जो राजस्व का था वो था सेल टैक्स। वो जीएसटी में जाने से चले गया केंद्र सब्जेक्ट में। आपको मैं बताऊं आसिफ जी 2019 के अप्रैल और मई में जीएसटी से आमदनी हुई थी 1762 करोड़ रुपया, और अप्रैल मई 2020 में जीएसटी से आया है 959 करोड़ रुपया। मतलब 803 करोड़ का शॉर्टफॉल सिर्फ 2 महीने में। वेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वेट लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और अप्रैल मई 2019 में पेट्रोल डीजल पर राज्य को टैक्स मिला था वेट के रूप में 389 करोड़ रुपया, और ये अप्रैल मई 2020 में लॉकडाउन में ये तो आप कर रहे हैं करोड़ों की बात। सरकार खैर करोड़ों में हिसाब चलता है सरकार का,
मैं तो एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, जितने इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो कर्मचारी हैं, उनके मन में ये करोड़ नहीं सर, उनके मन में तो उनकी जो वो सैलरी है उसी को लेकर सवाल है। बीजेपी ने जो सवाल उठाया है कि आपके पास अब इतना पैसा भी नहीं है कि अगले महीने कर्मचारियों की पूरी सैलरी दे सकें, पैसा इतना है कि नहीं है? कर्मचारी चिंतित हो गए हैं सर, वो जानना चाहते हैं आपसे। आसिफ जी, जी आसिफ जी, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बात कर रही है। पहले इन्होंने कहा कि हम 30% इनका वेतन काटने वाले हैं, ये अनर्गल अफवाह उड़ाई, उसका हमको खंडन करना पड़ा। फिर उन्होंने अफवाह उड़ाई कि एपीएल वालों को हम राशन नहीं देंगे, उसका हमको खंडन करना पड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी जो हिटलर और गोबेल्स की कहानी थी कि 10 बार झूठ बोलो, सीधा सीधा नहीं बता रहे सर, सैलरी के साथ मजाक नहीं सर, बिल्कुल भी। सैलरी सर पूरी आएगी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। सैलरी सवाल ही आसिफ जी, सैलरी न मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। पूरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती भी नहीं होगी। वल्यानी जी, आता हूं मैं आपके पास। और सारे कर्मचारियों को बधाई हो, किसी की सैलरी नहीं कट रही है। ये ऑन रिकॉर्ड जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर रमेश वल्यानी साहब ने कह दिया है। हालांकि ऐसा क्यों लगता है सुंदरानी जी को मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, देखिए, राज्य सरकारें कोई सी भी हो, कर्ज लेती हैं, चुकाती हैं, फिर कर्ज लेती हैं, चुकाती हैं, और काम चलता रहता है। ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन यदि कर्ज नहीं लिया जाएगा तो फिर जनता के हित में योजनाएं कैसे चलेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? देखिए आसिफ, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग चीज़ों के लिए कर्ज लिया है। अजीत जोगी जो कि मध्य प्रदेश से बंटवारे में जो छत्तीसगढ़ मिला था, 3 साल के कार्यकाल में 900 करोड़ का कर्ज लिया उन्होंने। 15 साल के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने 55,000 करोड़ का लगभग कर्ज लिया, और भूपेश बघेल सरकार ने 1.5 साल में 13,000 करोड़ से कुछ अधिक कर्ज छत्तीसगढ़ में अब तक ले चुके हैं। सभी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं थी। अजीत जोगी के लिए राज्य को स्टेबल करना जरूरी था, डॉक्टर रमन सिंह के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी था, बिल्डिंग निर्माण, पुलिया निर्माण, इस तरह की चीज़ों के लिए तब कर्ज लिया गया। और अभी की जो सरकार है वो किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए कर्ज ले रही है। अब तक कर्ज का जो बड़ा हिस्सा आप देखेंगे सब कुछ किसानों के खाते में गया है। 45,000 करोड़ के लगभग जो राशि है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मदों से किसानों के पास राज्य सरकार दे चुकी है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन में केवल एक वर्ग को सब कुछ दिया जाए, यह भी सही नहीं माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भले ही अभी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात रमेश वल्यानी जी कह रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा निकाल दी गई, बाद में वित्तीय संकट जो कोरोना काल के दौरान पैदा हुआ, उसकी वजह से उस भर्ती को रोक दिया गया। शिक्षकों की भर्ती 14,558 शिक्षकों की 14,580 शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार ने निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो कॉल लेटर है वो मंत्रालय में बंद कर रखा हुआ है, लेकिन अब तक उन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा पा रही है, क्योंकि जैसे नियुक्ति दी जाएगी उसके बाद प्रदेश सरकार में जो स्थायी खर्च होता है, बजट का एक बड़ा हिस्सा स्थापना व्यय में चला जाता है, वो एक बार में बढ़ जाना है। सिपाही भर्ती है वो रुकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो रुकी हुई है। इसके अलावा पीएससी की जो भर्तियां थी उनमें आज ऐसी बात सामने आई कि जितने पदों पर भर्ती निकाली गई थी उसके अनुपात में जो प्री के रिजल्ट है वो कम आए हैं, क्योंकि पात्र लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो वित्तीय प्रबंधन का जो असर है उसमें किसान तो बड़े खुश हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल किसानों के भरोसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी, ये उम्मीद सरकार भले ही कर सकती है और कुछ हद तक होती भी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स भी हैं जिनके लिए घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिनके लिए घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाएं थी। जबकि जिस भले ही प्रदेश आर्थिक संकट चल रहा हो, 70 से 85% तक की ग्रामीण आबादी हो, ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था हो, उसमें इस वर्ग पर जोर देना बहुत वाजिब और बहुत अच्छी बात। लेकिन सारा का सारा जोर अगर इसी पर रहेगा और बाकी वर्गों की अनदेखी या बाकी सेक्टर्स में अगर आप कमी पेशी करते हैं तो फिर वो समग्र विकास जो शब्द है वो नहीं हो पाएगा। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और सुंदरानी जी, मेरा आपसे एक सवाल, जोगी जी जब आए छत्तीसगढ़ छोटा बच्चा था, आपकी जब सरकार आई तो वो किशोर हो गया, उसकी डाइट भी बढ़ी, खुराक भी बढ़ी, आपने 15 सालों में 55,000 करोड़ ले लिया। अब वो युवा हो गया, उसे बॉडी बिल्ड करना, उसे प्रोटीन भी चाहिए, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चा नहीं बढ़ेगा क्या? देखिए आसिफ जी, हम एक छोटा सा घर भी चलाते हैं तो बजट आवक जावक का देखते हैं, एक बिजनेस भी करते हैं, और हम अगर सरकार चला रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे अगर प्रदेश को हम कर्ज में लाद देंगे, नियुक्ति आज जितनी शासकीय कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, अभी देवेश जी बता रहे थे, लगातार आप देखिए तनख्वाह कितना भी वल्यानी जी दावा करें,
लेकिन अंदरूनी रूप से ये सरकार खोखला हो चुकी है। एक नाली का निर्माण करने की स्थिति सरकार की नहीं रही, नगरीय निकाय में सारे काम बंद है, पीडब्ल्यूडी में सारे काम बंद है, कहीं पे सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। 1.5 साल में पूरा सिस्टम ही चौपट हो गया है। और आने वाले समय में अगर तनख्वाहें नहीं बटेगी या आर्थिक कठिनाई के चलते सरकार कुछ काम नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है सरकार के, तभी तो ये बातें उठ रही ना। अगर जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रही सरकार, तो निश्चित रूप से नहीं कर पा रही। और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, चाहे वरल्यानी जी कितना भी दावा कर लें या अपने आप को ये संतुष्ट कर लें कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का काम करे, जबकि चाहे वो एपीएल के मामले में हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं रहा। ये इन्हीं के बीच से बातें उठती है, फिर ये खंडन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे पता चलेगा एपीएल का कार्ड पे राशन कार्ड नहीं देंगे? कभी हमने नहीं कहा। ये जितनी भी बातें जी आपकी पकड़ और पहुंच बहुत तगड़ी है, इसलिए आपको पता लग सकता है। भी प्रचार आप लोगों ने किया। मैं लौट रहा हूं सुंदरानी जी आपके पास। वरल्यानी साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बड़ा वोट बैंक है किसान की आर्थिक स्थिति देश में ठीक नहीं है, उसका भला होना चाहिए, लेकिन सारा का सारा फोकस किसान पर, तो फिर बाकी सेक्टर्स का क्या होगा? नहीं आसिफ जी, ऐसा नहीं है कि केवल किसान पर फोकस है, लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ की 70% आबादी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई, किसान कृषि पे टिकी हुई है। जब तक आप किसान के हाथ में पैसा नहीं देंगे, लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तब तक उसमें उसका सशक्तिकरण होगा नहीं। और किसान के हाथ में जो पैसा जाता है आखिर वो खर्च शहर में ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के मंदी के काल में भी बाकी राज्यों में मंदी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमने किसान कर्जा माफ किया, 2500 क्विंटल में उनका धान खरीदा। तो यही तो देवेश और मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं वरल्यानी जी, आपने किसान को पैसा दिया, क्रय शक्ति बढ़ाई, उसने व्यापारी से सामान खरीदा, खाद खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, लेकिन वो जो सरकारी नौकरी का या तो पेपर देके बैठा है या तैयारी कर रहा है, उसकी भर्ती कहां है? ना तो उसको फिर किसान का पैसा मिल रहा है, ना व्यापारी का पैसा मिल रहा है, वो तो अपने लिए एक अदद नौकरी देख रहा है। आसिफ जी आपकी बात सही है, वो प्रक्रिया हमारी चालू थी जी। इस बीच कोरोना संकट आ गया, तो कोरोना संकट में हमारे बजट को स्वास्थ्य के पीछे लगाना पड़ा। आज सरकार की प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के जीवन रक्षा करना हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। तो बजट का ये है। अब यदि ये बात करते हैं, जैसे सर आपको सब मैनेज करना है, मुझे भी मैनेज करना है, थोड़ा वक्त मेरे पास